बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद नईम और रिएक्ट जेएस की एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हैं। दोस्तों, आज की वीडियो का मौजू है डिराइव्ड स्टेट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है रिएक्ट जेएस के अंदर और इसको आपने जब सीखना है तो इससे क्या होता है कि आपकी जो एप्लीकेशन होती है, जो आप तैयार करते हैं, वो काफ़ी फास्ट हो जाती है। कैसे काम करती है इसको बिल्कुल देखेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम अपनी वीडियो का आगाज़ करें, तमाम वो दोस्त जो इस चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ नजर आने वाले बेल के आइकन पर क्लिक करना मत भूलें। इससे ये होगा कि हमारा एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो जाएगा। जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उससे भरपूर फ़ायदा हासिल करेंगे। आप बगैर ताखिर के चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं रिएक्ट जेएस के अंदर डिराइव्ड स्टेट क्या होता है। डिराइव्ड स्टेट को पहले डिफाइन कर लेते हैं कि होता क्या, फिर इसको समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज़ डिराइव्ड स्टेट? डिराइव्ड का मतलब होता है अखज़ करना, हासिल करना। तो डिराइव्ड स्टेट यानी स्टेट से कोई चीज़ हासिल करना। अब इसको यूँ समझते हैं, डिराइव्ड स्टेट मीन्स अ वैल्यू डेट डिपेंड्स ऑन अदर स्टेट और प्रॉप्स, यानी एक ऐसी वैल्यू जिसका इन्हिसार जो है किस पर हो, या तो स्टेट पे हो या प्रॉप्स पे हो, इंस्टेड ऑफ बीइंग स्टोर्ड सेपरेटली। यानी जैसे एक वेरिएबल होता है उसके अंदर हम एक वैल्यू स्टोर करते हैं तो वो सेपरेटली स्टोर होता है, लेकिन अगर उस वेरिएबल के अंदर किसी स्टेट की वैल्यू को अपडेट करें, उसकी कोई कैलकुलेशन करें या प्रॉप्स की वैल्यू को कैलकुलेट करें, तो ऐसा वेरिएबल चाहे वो कांस्टेंट से डिफाइन किया गया हो या VAR से डिफाइन किया गया हो, तो ऐसा वेरिएबल जो है वो डिराइव्ड स्टेट कहलाता है, क्योंकि उसके अंदर वैल्यू कहाँ से आती है, प्रॉप्स से या स्टेट की किसी कैलकुलेशन से। इसको एक और इसकी डेफिनेशन उसको भी देख लेते हैं। इट्स अ डेटा यू कैन कैलकुलेट, यानी कि एक ऐसा डाटा है जो आप कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रॉम एग्जिस्टिंग स्टेट और प्रॉप्स, पहले से मौजूद स्टेट से या प्रॉप से, एंड स्टोर इन अ कांस्टेंट और वेरिएबल, और उसको स्टोर कर सकते हैं किसी कांस्टेंट में या किसी वेरिएबल में, एंड दैट वेरिएबल और कांस्टेंट इज कॉल्ड डिराइव्ड स्टेट। नॉर्मली तो हम वेरिएबल या कांस्टेंट यूज़ नहीं करते हो, उसकी जगह पर हम स्टेट का इस्तेमाल करते हैं रिएक्ट जेएस के अंदर, क्योंकि जब भी हम स्टेट के अंदर कोई वैल्यू अपडेट करते हैं तो क्या होता है कि आपका जो कंपोनेंट है वो री रेंडर होता है और चीज़ें स्क्रीन पर सही से नज़र आती हैं। लेकिन हमने पहले आपको कहा हुआ है कि आप वेरिएबल्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन अगर यहाँ पर वेरिएबल्स का इस्तेमाल करके उसके अंदर स्टेट की वैल्यूज या प्रॉप्स की वैल्यूज़ स्टोर होंगी तो ऐसे वेरिएबल्स जो हैं वो कहलाएंगे डिराइव्ड स्टेट। इससे क्या होता है, इनको इस्तेमाल करने से ये होता है कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो लाइट वेट हो जाता है, उसकी स्पीड और एफिशिएंसी तेज़ हो जाती है। मैं पहले आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे काम करते हैं और इसको हमने कैसे यूटिलाइज करना है और फिर इसको करके देखते हैं। अब यहाँ पर हमने एक एप्लीकेशन बनाई हुई छोटी सी, इसमें डिराइव्ड स्टेट को एक्सप्लेन किया गया है। इसमें क्या है कि हम एंट्रीज करते हैं एक बॉक्स के अंदर और एक ग्रुप बनता जाता है और ऊपर हमें बता रहा है कि टोटल एंट्रीज कितनी है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है 4, यूनिक एंट्रीज कितनी है, यानी जो आपस में डुप्लीकेट नहीं हो रही, वो 3 है। और आखिरी दफ़ा हमने कौन सा नाम एंटर किया है, शाहिद, तो वो भी आ रहा है। अब फर्ज करते हैं एक और नाम एंटर करते हैं, यहाँ पर मैं एंटर कर देता हूँ यासिर और ऐड टू ग्रुप के बटन पर क्लिक करता हूँ तो देखिए एंट्रीज़ जो है वो 5 हो गई हैं, लेकिन यूनिक एंट्रीज़ अभी भी 4 ही हैं। और उसके अलावा आखिरी दफ़ा जो हमने नाम एंटर किया वो भी आ रहा है। अगर हम इसको दोबारा एंटर करते हैं तो अब देखिए टोटल एंट्रीज़ 6 हो गई हैं और यूनिक एंट्रीज़ अब 4 ही हैं। तो इसका मतलब है ये क्या करता है, ये आपकी टोटल एंट्रीज भी काउंट करता है, आखिरी एंट्री आपने कौन सी की है वो भी काउंट करता है, और इसके अलावा इसमें यूनिक एंट्रीज कितनी हैं वो भी काउंट करता है। अब ये जो नीचे चीज़ें इस्तेमाल की गई हैं, जैसे नाम है, ज़ाहिर है डेफिनेटली इसके लिए हमने एक स्टेट ली हुई है और ग्रुप के लिए भी एक स्टेट ली हुई है, ताकि जब भी हम वैल्यूज़ को डील करें, अपडेट करें, तो रेंडर हो आपका कंपोनेंट और स्क्रीन पर यानी UI पर आपको दुरुस्त रिजल्ट आएँ। लेकिन ये जो टोटल एंट्रीज़ हैं, यूनिक एंट्रीज़ हैं और ये जो लास्ट एंट्री है, इसके लिए हमने स्टेट का इस्तेमाल नहीं किया बल्कि डिराइव्ड स्टेट का इस्तेमाल किया है, यानी उन वेरिएबल्स का इस्तेमाल किया है जिनके अंदर स्टेट की वैल्यू हम स्टोर करते हैं। अब ये कैसे हुआ है, कैसे बना है, इसके लिए जल्दी से चलते हैं हम VS कोड एडिटर के अंदर और इसको करके देखते हैं। तो दोस्तों, VS कोड एडिटर के अंदर हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पर app.jsx का कंपोनेंट खुला हुआ है। अगर हम इसका एक दफ़ा प्रीव्यू देख लें तो आपको स्क्रीन पर सिर्फ एक हेडिंग नज़र आएगी, इसका मतलब बिल्कुल ज़ीरो से काम शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम एक नया कंपोनेंट बनाएंगे, उसके लिए SRC के फोल्डर पर राइट क्लिक करके न्यू फाइल पर क्लिक कर देंगे और यहाँ इसका नाम रख देते हैं हम derived state.js
एक्स। ये नया कंपोनेंट बन चुका है। यहाँ RFCE लिखकर हम उसकी कोडिंग कर लेते हैं और ये जो नीचे डिव है इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसको अरेज करके यहाँ पर हम एक हेडिंग ले लेते हैं जैसे कि H1 और यहाँ मैं लिख देता हूँ डिराइव्ड स्टेट। ये मैंने लिख दिया है, सेव कर लिया है और इसको अब जल्दी से क्या करते हैं, हम कॉल कर लेते हैं app.jsx के अंदर और यहाँ पर क्या करेंगे, हम लेसन साइन के अंदर डिराइव्ड स्टेट लिखकर ये आ गया, इस पर क्लिक करते हैं और इसको क्लोज करते हैं और एक दफ़ा सेव करके हेडिंग देखते हैं। तो यहाँ पे देखें अब रिजल्ट में आपको एक हेडिंग भी नज़र आ रही है। इसका मतलब हमारा कंपोनेंट दुरुस्त तरीके से काम कर रहा है। इसको अब हम देखते हैं मजीद। तो यहाँ पर सबसे पहले हम चलेंगे अपने कंपोनेंट के अंदर और यहाँ पर जहाँ H1 लिखा है उसके नीचे एक इनपुट बॉक्स लेते हैं। उसके लिए क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम इनपुट लिखेंगे जी और ये आपका टाइप टेक्स्ट ही रहने देंगे और इसके आगे हम क्या करते हैं, सिर्फ लिख देते हैं प्लेस होल्डर और इसके अंदर लिख देते हैं एंटर मेंबर नेम। ये हमने लिख दिया। उसके नीचे एक बटन बनाते हैं जल्दी से और यहाँ पर लिख देता हूँ बटन और इसके अंदर लिख देते हैं ऐड टू ग्रुप। सेव करके एक दफ़ा रिजल्ट देख लेते हैं जी। तो ये देखें आपके पास यहाँ पर एन बॉक्स भी बन चुका है जिसके अंदर आप एंट्री कर पा रहे हैं। ये देखें मैं कुछ भी यहाँ पर लिख देता हूँ। ऐड करने से भी कुछ होगा नहीं क्योंकि अभी हमने इस पर काम नहीं किया। बहरहाल बटन भी बन गया और आपका बॉक्स भी बन गया। अब कुछ मजीद हम काम करते हैं। अब यहाँ सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक अपने मेंबर के लिए और एक अपने जो ग्रुप बनना है हमारा उसके लिए स्टेट लेते हैं। 2 स्टेट लेंगे। तो सबसे ऊपर यहाँ पर हम लिखते हैं यहाँ पर कॉन्स्ट और बड़ी ब्रैकेट के अंदर यहाँ लिख देते हैं ग्रुप और कॉमा देके सेट ग्रुप और इसके अंदर इक्वल साइन देके यहाँ लिख देते हैं यूज़ स्टेट और इसमें क्या करेंगे, सबसे छोटी ब्रैकेट के अंदर सिर्फ एक हम बड़ी वाली ब्रैकेट से दे देंगे। इसका मतलब इसके अंदर अरे है कि बहुत सारे लोग जो हैं इसके अंदर शामिल होंगे और जो ही हमने इसको यहाँ पर यूज़ किया है ऊपर देखें इम्पोर्ट रिएक्ट यूज़ स्टेट वाला खुद ब खुद आ गया। तो ये ग्रुप के लिए लिया है और एक इंडिविजुअल के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं कॉन्स्ट और बड़ी ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं जी यूज़र और कॉमा दे के सेट यूज़र और इसमें क्या करते हैं इक्वल साइन देके यूज़ स्टेट और ब्रैकेट में खाली डाल देते हैं, यानी इसमें भी कुछ नहीं डालते, यहाँ पर खाली। तो ये 2 हमारे पास हो चुकी हैं स्टेट जिनको हम इस्तेमाल करेंगे। अब हम क्या करेंगे, जो अपना इनपुट बॉक्स है उसके अंदर यहाँ पर हम एक इवेंट इस्तेमाल करेंगे ऑन चेंज। यहाँ इसको गौर से देखना है आपने, ऑन चेंज। और सबसे पहले इसमें क्या करना है, ब्रैकेट्स के अंदर आपने लिखना है एक इवेंट ले लेना है जिसको हम आगे यूज़ करते हैं और आगे इस तरह एरो फंक्शन की तरह बना लेना है इसको और यहाँ लिखेंगे हम सेट यूज़र जो हमने ऊपर स्टेट ली है और इसके अंदर लिखते हैं ब्रैकेट के अंदर इवेंट जो भी हमने लिया है डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। इसका मतलब है जब भी हम इसमें कोई तब्दीली करेंगे तो आपका यूज़र जो है वो सेट हो जाया करेगा। और इसी तरह जब हम ऐड के बटन पर क्लिक करते हैं तो हम चाहते हैं क्लिक करने पर कोई फंक्शन रन हो तो हम बटन के आगे लिख देते हैं यहाँ पर ऑन क्लिक और यहाँ फंक्शन का कोई भी नाम लिख देते हैं। हम लिख देते हैं यहाँ पर ऐड टू ग्रुप। ये मैंने फंक्शन का नाम लिख दिया। आप चाहें तो आप इसको भी यहाँ से कॉपी कर लें ताकि स्पेलिंग आपको दोबारा टाइप ना करने पड़े। उसके बाद आप यहाँ पर रिटर्न से ऊपर जहाँ आपने स्टेट डिफाइन की हुई है उसके नीचे यहाँ पर हम एक बनाएंगे जी फंक्शन। आप चाहें तो एरो फंक्शन बना सकते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ जी कॉन्स्ट और यही जो नाम हमने कॉपी किया था उसको पेस्ट किया इज़ इक्वल टू करके और यहाँ पर इसको हम एरो फंक्शन बना देते हैं और करली ब्रैकेट के अंदर कुछ यहाँ लिखेंगे। अब हमने यहाँ कुछ लिखना है। लिखना क्या है कि हमने अपने ग्रुप के अंदर उस चीज़ को ऐड करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इसके अंदर हम लिखेंगे जी सेट ग्रुप क्योंकि हम ग्रुप को सेट करना चाहते हैं। इसके अंदर क्या करना चाहते हैं, ब्रैकेट्स के अंदर सबसे पहले तो हम चाहते हैं जो पहले मेंबर्स हैं वो वहाँ मौजूद रहें। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ सेपरेटर ऑपरेटर यूज़ करते हैं। इसका मतलब है ग्रुप के अंदर जो भी पहले मौजूद है वो भी हो और जो हमने नया यूज़र ऐड किया है वो भी आ जाए। ये इस तरह से ये इसके अंदर आ जाएगा। अब आप चाहें तो इसको एक दफ़ा कंसोल डॉट लॉग करके डिस्प्ले भी करवा सकते हैं और ये आपने फंक्शन से बाहर इसको डिस्प्ले करवाना है कंसोल डॉट लॉग और आप चाहें तो यहाँ पर ग्रुप को डिस्प्ले करवा दें। अब हम देखते हैं ज़रा एक दफ़ा रिज़ल्ट। अब यहाँ कुछ एंट्री करेंगे लेकिन उसका रिजल्ट चूँकि कंसोल विंडो में आएगा। कंसोल विंडो खोलने के लिए कंट्रोल शिफ्ट जे हमारे पास शॉर्टकट है। यहाँ आपके पास मैंने राइट साइड पे इसको अरेंज किया हुआ है। अगर यहाँ देखिए कुछ भी एंटर करते हैं, मसला मैं यहाँ लिख देता हूँ इस बॉक्स के अंदर अली और उसके बाद उसको ऐड करता हूँ तो ये देखें अली ऐड हो चुका है। अब हम एक और नाम ऐड करते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ शाहिद
और ऐड टू ग्रुप लिखता हूँ तो अब यह देखें शाहिद भी आ चुका है और अली भी आ चुका है, यहाँ पर 2 नाम हो चुके हैं। तो इसका मतलब है हमारा काम जो है वो दुरुस्त तरीके से हो रहा है। कंसोल विंडो की अब हमें ज़रूरत नहीं है, काम हमारा ठीक हो रहा है। अब इसको मज़ीद देखते हैं। अब चूंकि काम ठीक हो रहा था, इस कंसोल को तो मैं यहाँ से कर रहा हूँ अरेज, क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इस बटन के नीचे अब हम इस ये जो ग्रुप वाली हमारी स्टेट है इसको मैप करवा लेंगे। और यहाँ पर आपको पता है जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना हो तो हमें करली ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो करली ब्रैकेट का इस्तेमाल करने के बाद मैं यहाँ लिखता हूँ ग्रुप डॉट मैप, और उसके अंदर ब्रैकेट्स के अंदर मज़ीद हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके अंदर हम एक एरो फंक्शन बनाएंगे और उसका इस तरह से हम इसके अंदर कोडिंग करेंगे यहाँ पे। ये इसको अपने ज़रा गौर से देख लेना है। अब मैप के अंदर ये जो फंक्शन हमने बनाया इसके अंदर हम लिख देते हैं आइटम, और यहाँ पर इसी के अंदर हम यहाँ लेके हेडिंग लिख देते हैं H3 कर देते हैं हम, और इसके अंदर यहाँ करली ब्रैकेट के अंदर हम लिख देते हैं आइटम जो भी हमने ऊपर ली है। तो इसका मतलब है आइटम जो है वो डिस्प्ले होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन आपको पता है जब हम मैप करते हैं तो एक एरर आ जाता है, क्योंकि हमें इसकी इंडेक्स की देनी पड़ती है। तो लिहाजा आइटम के आगे हम कॉमा डाल के एक दफ़ा लिख देते हैं इंडेक्स, और H3 के अंदर लिख देते हैं यहाँ पर हम की, और करली ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं इंडेक्स, ताकि एरर ना आए। तो इस तरह से क्या होगा, अब हमारी चीज़ें जो हैं वो डिस्प्ले होना शुरू हो जाएंगी। इसको आप देख लें एक दफ़ा। अब एक दफ़ा रिजल्ट भी देख लेते हैं। एक दफ़ा मैं इसको जी रिफ़्रेश करता हूँ। अब हम यहाँ पर ऐड करते हैं जी कोई नाम, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर नाम लिखता हूँ शाहिद, ऐड टू ग्रुप, देखिए नाम आ रहा है। उसके बाद लिख देता हूँ राशिद, ऐड टू ग्रुप करता हूँ, नाम आ रहा है। इसके अलावा कुछ और लिख देता हूँ आयशा, ये देखें नाम आ रहा है। और यहाँ पर लिख देता हूँ सोबिया, ऐड टू ग्रुप। तो इसका मतलब है हमारा ठीक चल रहा है और हमारे सब चीज़ें आ रही हैं। अब हमें चाहिए क्या, अब हम चाहते हैं कि हमारे टोटल यूज़र कितने हुए हैं, यूनिक यूज़र कितने हैं, और लास्ट एंट्री कौन सी हुई, ये सब कुछ हम दिखाना चाहते हैं ऊपर। तो हम क्या करते हैं, इसमें कुछ मज़ीद कोडिंग करते हैं। अब चूंकि यहाँ पर हम ऊपर कोडिंग करना चाहते हैं तो जहाँ इनपुट बॉक्स है उसके ऊपर आप यहाँ पर बेशक चाहें तो आप हेडिंग ले लें, एक H2 ले लें, बेशक H3 ले लें, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। और इसके अंदर हम लिख देते हैं टोटल एंट्रीज़ और कॉलन डाल देते हैं, और इसको कलर इसका चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ, इसके अंदर लिखता हूँ स्टाइल, और करली ब्रैकेट के अंदर मज़ीद करली ब्रैकेट डाल के इसका लिख देता हूँ कलर कॉलन, और यहाँ पर जो मर्ज़ी आप कर दें। बहरहाल मैंने यहाँ ब्लू कर दिया। सेव करके दफ़ा रिजल्ट देख लेते हैं। तो ये देखें टोटल एंट्रीज़ की हेडिंग हमारे पास आ रही है। अब आपको इस तरह के 3 हेडिंग्स चाहिए तो आप बेशक यहाँ पर इसको कॉपी पेस्ट कर लें, या Ctrl+D मैंने इसका सेट किया वो डुप्लीकेट करने के लिए। तो 3 हेडिंग्स आ चुकी हैं। दूसरे के अंदर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर टोटल एंट्रीज़ के बाद लिख देता हूँ जी यूनिक एंट्रीज़, और आखिर पर लिख देता हूँ मैं लास्ट एंट्री। एंट्रीज़ नहीं है, इसको एंट्री करेंगे कि लास्ट एंट्री कौन सी हुई है। अब हम इन तीनों के लिए वेरिएबल्स लेंगे। पहले हम लिखते हैं टोटल एंट्रीज़। टोटल एंट्रीज़ के लिए हम वेरिएबल लेंगे। तो यहाँ रिटर्न से ऊपर हम यहाँ लिखते हैं कांस्टेंट ले लें या वेरिएबल लें, चूँकि कांस्टेंट ही हम ज़्यादा लिखते हैं, यहाँ लिखेंगे कांस्ट, और TOT मैं रख देता हूँ, या टोटल रख लें, आपकी अपनी मर्ज़ी है, इज़ इक्वल टू, और यहाँ लिखेंगे जो हमारा ग्रुप है यानी ये डॉट लेंथ। तो जो ग्रुप की लेंथ होगी वो इसके अंदर स्टोर हो जाएगी। अब इस TOT को हम इस हेडिंग के आगे डिस्प्ले करवा देते हैं। तो यहाँ पर स्पेस दे के मैं करली ब्रैकेट्स के अंदर यहाँ सिर्फ लिखूँगा TOT, और बस सेव करके रिजल्ट देख लेते हैं। तो यहाँ देखें 4 एंट्रीज़ हैं, तो यहाँ पर 4 आ रहा है, 4 आ रहा है। जो ही हमने एक और एंट्री की, जैसे यहाँ मैं रख देता हूँ अली, और यहाँ तो देखें 5 एंट्रीज हो रही हैं। इसका मतलब ये हमारा सही काम कर रहा है। अब हमने यूनिक एंट्री कैसे निकालनी है इसको देखते हैं। यूनिक एंट्री निकालने के लिए आपने इसको गौर से देखना है। यहाँ सबसे पहले हम लिखेंगे कॉन्स्ट, और UNI के नाम से मैं इसका एक वेरिएबल रख लेता हूँ। और इसके अंदर कैसे लिखना है, आपने सबसे पहले अपने बड़ी ब्रैकेट डालनी है, और इसके अंदर 3 डॉट डालने हैं, और उसके अंदर लिखना है न्यू सेट। ये न्यू सेट जो है आपकी एक जावास्क्रिप्ट की कमांड है जिसके ज़रिए आप यूनिक चीज़ें निकाल सकते हैं किसी चीज़ में से। और यूनिक सेट कहाँ से निकले, ये निकले जनाब आपके ग्रुप में से। ये देखें, यानी ग्रुप में से यूनिक सेट निकला है। और आगे हम यहाँ लिख देते हैं डॉट लेंथ, यानी जितनी दफ़ा उसमें चीज़ें हों उतनी दफ़ा ये चीज़ चले। और अब इसके अंदर यूनिक सेट यानी यूनिक नंबर ऑफ आइटम्स कितनी होंगी इस पूरे सेट के अंदर, उस नया सेट बन जाएगा, और UNI के अंदर उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो लिहाजा यूनिक एंट्रीज़ के अंदर हम आगे जाके स्पेस देते हैं, और करली ब्रैकेट्स के अंदर लिख देते हैं यहाँ पर UNI। और अब हम इसको एक दफ़ा चेक भी कर लेते हैं सेव करके। तो यहाँ देखिए 5 एंट्रीज़ हैं, और पाँचों की पाँचों यूनिक हैं, तो ये दोनों आ रही हैं। अगर हम अली को 1-2 दफ़ा और ऐड कर देते हैं कि एंट्रीज 6 हो रही हैं, लेकिन यूनिक एंट्रीज तो 5 ही हैं अभी भी। अली फिर ऐड की टोटल 7 हो गई, लेकिन यूनिक एंट्रीज 5 ही हैं। तो इसका मतलब है ये काम सही कर रहा है। अब लास्ट एंट्री को भी चेक कर लेते हैं जल्दी से। अब लास्ट एंट्री के लिए भी इसी तरह एक वेरिएबल लेते हैं, उसके लिए लिखेंगे कॉन्स्ट, और उसका नाम रख लेते हैं लास्ट इज़ इक्वल टू,
और इसके अंदर लिखेंगे ग्रुप, यानी जो भी हमारा ग्रुप का स्टेट है जिसमें अरे है ज़ाहिर है, और उसके अंदर जो टोटल लेंथ है उसका आखिरी हमें चाहिए ना, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, बड़ी ब्रैकेट के अंदर यहाँ लिख देते हैं ग्रुप डॉट लेंथ, उसकी जो लेंथ है और उसमें से -1, यानी जितनी भी उसकी लेंथ होगी उसमें से एक कम करके आपको यहाँ दिखा देगा और लास्ट के अंदर स्टोर कर देगा। अब हम ये जो लास्ट एंट्री है उसके आगे स्पेस दे के करली ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर हम स्टोर कर देंगे, लिख देंगे लास्ट और सेव करेंगे। अब आप देखिएगा रिजल्ट, आप ये देखें लास्ट एंट्री हमें आ रही है अली। इसको मैं एक दफ़ा रिफ्रेश करता हूँ ताकि आपको दिखा दूँ। टोटल एंट्रीज 0, लास्ट एंट्री कोई नहीं है, यूनिक एंट्रीज 0। अब यहाँ पर मैं कोई नाम एंटर करता हूँ, मैंने शाहिद लिख दिया, ऐड टू ग्रुप किया, देखें ऐड हो रहा है। टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज भी यूनिक एंट्री 1 और लास्ट एंट्री ये। अब मैं लिख देता हूँ यहाँ पर तैयब, ऐड टू ग्रुप करता हूँ, ये देखें टोटल एंट्रीज 2 है, दोनों यूनिक है और आखिरी एंट्री तैयब की है। तीसरा मैं यहाँ लिख देता हूँ आयशा और ऐड टू ग्रुप करता हूँ, 3 एंट्रीज तीनों यूनिक। अगर आयशा को मैं दोबारा ऐड करता हूँ, देखें एंट्रीज 4 हो रही हैं, यूनिक 3 ही है, फिर ऐड करता हूँ एंट्रीज 4, 5 हो गई और यूनिक 3 ही है। ये देखें एंट्रीज 6 और यूनिक 3 ही है, लेकिन कोई और ऐड करता हूँ और लास्ट एंट्री हमारी आयशा ही है। यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ बिलाल और ऐड टू ग्रुप करता हूँ, ये देखें एंट्रीज 7 हो गई, लास्ट एंट्री बिलाल और 4 यूनिक एंट्रीज हैं। ये कैसे हुआ है? ये सारा का सारा उन वेरिएबल्स की मदद से हुआ है जिनके अंदर हमने स्टेट की वैल्यूज़ स्टोर करवाई हैं। तो लिहाजा वो तमाम वेरिएबल्स जिनके अंदर हम स्टेट की वैल्यूज़ को स्टोर करें या उनकी किसी कैलकुलेशन को स्टोर करें, वो तमाम वेरिएबल्स कहलाते हैं डिराइव्ड स्टेट, जिससे आपकी एप्लीकेशन यानी आपका जो कंपोनेंट होता है बड़ा फास्ट हो जाता है और एफिशिएंट हो जाता है और जल्दी काम करता है। तो अगर बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस हों तो उसमें आप इतनी ज़्यादा स्टेट इस्तेमाल करने के बजाय आप डिराइव्ड स्टेट का इस्तेमाल करेंगे तो आपका जो कंपोनेंट है वो एफिशिएंट काम करेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पर क्लिक भी कर लें। तो इंशाअल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।